हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिका, योर टीचर। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के बारे में बता रही हूँ। आपकी टोटल 5 मिनट्स रहती है इसमें। आपकी ईच सब्जेक्ट 5 मिनट्स रहती है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका। उसके बाद है फिर आपके फीचर्स यानी कि विशेषताएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता यानी कि संविधान की विशेषताएं बतानी है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हम डीपीएसपी शॉर्ट्स में बोलते हैं और आपके हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर आपकी सेकेंड यूनिट रहेगी फंडामेंटल राइट्स। ये यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट रहेगी आपकी, क्योंकि ये पूरी फंडामेंटल राइट्स जो आपके पूरे एक यूनिट है। और यहाँ पे आपका आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक ये आर्टिकल्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियम्बल की। ठीक है, प्रियम्बल में सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल आर्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टोटल आर्टिकल है 395। ठीक है, फिर पार्ट की बात करते हैं। टोटल पार्ट है 22। उसके बाद स्केड्यूल की बात करते हैं तो वो है आपके 12। ठीक है, उसके बाद हमारे टोटल आर्टिकल है 395। अब 395 में से जो आपका सबसे पहले हर जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे, सेक्शन 1 में हर एक्ट का नाम दिया गया है कि उसका नेम क्या है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 393 में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है भारत का संविधान। इससे एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 393 में क्या दे रखा है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नेम कहाँ दे रखा है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं हमारी उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल पे। प्रियम्बल में सबसे पहले एक डेट दे रखी है हमें और तिथि दे रखी है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। ये डेट याद रखेंगे। इस डेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और एक तिथि दी गई है मार्गशीर्ष स्मृति शुक्ल। वो तिथि आप याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है, यानी कि आपके मूल अधिकार को बताया गया है। ठीक है, मूल अधिकार वैसे तो 6 हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। ठीक है, कि धर्म की स्वतंत्रता, पढ़ाई की स्वतंत्रता, या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, या राइट टू स्पीच, या राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। 12 में राज्यों को बताया गया है, ये राज्य वो राज्य हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ बनी हुई हैं अच्छी। ठीक है, जैसे IOCL हो गया आपका, ONGC हो गया। ठीक है, इसका जो कंटेंट एक मैटर है कि लिस्टिंग जो है राज्य की, वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 बात करता है विधि की। विधि क्या है कि जो भी अध्यादेश, नियम, आदेश, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, और पूर्व की या पश्चात की विधि, ये भी आपके आर्टिकल 13 में आती है। फिर आते हैं आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता कि, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। 14 में क्या है कि जो हमारा कानून है वो सबके लिए समान है, इक्वल है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के लिए भी। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें व्यक्ति यानी कि पर्सन और एक सिटीजन के बारे में बात की गई है, यानी कि नागरिक। तो आप जब भी पढ़ेंगे, मैं एक लिस्टिंग भी करवा दूंगी आपको, जब भी पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा नागरिक के लिए है
और कौन सा पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए। जैसे आपका आर्टिकल 14 है वो हर व्यक्ति के लिए है, ठीक है। व्यक्ति में चाहे वो हमारे देश का व्यक्ति है या किसी विदेशी, वो सब इंक्लूड रहेगा, ठीक है। नागरिक में केवल सिटीजन, जो हमारे इंडिया का सिटीजन है, जिसने हमारे इंडिया की सिटीजनशिप ली है, जो हमारा आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप को बताया गया है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप को बताया गया है, उसमें क्या क्या बताया गया। उसमें 3 पॉइंट्स हैं वैसे, कि या तो वह भारत में जन्मा हो, ठीक है, बताया गया है कि भारत में जन्मा हो। सेकंड है उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कि 5 वर्ष, ठीक है, 5 ईयर्स तक वह भारत में रहा हो। लेकिन वो 5 ईयर्स कहाँ से है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होने की, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप की टर्म्स एंड कंडीशन है कि वह उसने भारत में जन्म लिया हो, यानी कि भारत में जन्मा हो, उसका बर्थ भारत में हुआ हो। सेकेंड पॉइंट इज कि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो या माता पिता भारत में, ठीक है। थर्ड इज कि 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, निवास किया हो कंटिन्यूटी में। ये नहीं कि वो 1 वर्ष रहा फिर चला गया फिर आया फिर रहा, कंटिन्यूटी आज में चलेगी आपकी, ठीक है। कंटिन्यूटी में उसको इंडिया में रहना 5 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इन चीज़ों को लेके कोई भी विभेद यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम जाति पे, कि किसी भी कास्ट को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं धर्म को, सभी धर्म इक्वली माने गए हैं, तो धर्म को लेके भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी लिंग को लेके, ठीक है। अब बात आते हैं हम जेंडर पे, ये जेंडर की बात, ठीक है। 2019 तक हमारे पास 2 जेंडर थे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर आया 2019 में, जब उनको लीगल पर्सन एक माना गया, ठीक है। 2019 में ट्रांसजेंडर आया था, ठीक है, इनको एक लीगल पर्सन माना गया इन 2019, ठीक है। तो इनको लेके जो था, एक हमारी सोसाइटी आज भी कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करती है, तो उसमें ये भी इंक्लूड रहेंगे कि इनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आ जाता है, फिर आ जाता है जन्म स्थान, यानी कि उसका जो बर्थ प्लेस है उसको लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बर्थ प्लेस से हो जाएगा कि जैसे जो ईस्ट के लोग होते हैं, यानी कि जिनको आप चाइनीज़ बोलते हैं, कुछ लोग नेपाली बोलते हैं, उनके साथ जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी हमारी कंट्री का ही हिस्सा है, तो ठीक है, वो लोग आ जाते हैं। आपको एग्जांपल दिया है। उसके बाद मूल वंश, ठीक है। मूल वंश यानी किसी खानदान के, उसमें विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं हम आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन, ठीक है, यानी कि आप एक मोटे तौर पे कहें तो ये रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) ये बात करता है जॉब्स में रिजर्वेशन की, कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 16(4) का, यानी कि ए भी आप बोल सकते हैं। ये बात करता है कि जॉब्स के बाद क्या है कि रिजर्व कैटेगरी को ऐसा है कि जॉब्स के बाद उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 16(4) का, कि 16(4) में उनको रिजर्वेशन से जॉब दी जाएगी। 16(4) का में फिर जो जॉब्स में प्रमोशंस होते हैं उसके रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। फिर आपका एक आर्टिकल 16(4) खा आता है, जो बात करता है कि अगर नेक्स्ट इस साल जो वैकेंसी बचती है
नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसी आएंगी वो वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहते हैं। ठीक है, आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कैरी फॉरवर्ड रूल कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 16, देन आर्टिकल 16(4)(b ये लगाएंगे। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है या सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल में जॉब्स को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो इस साल पोस्ट खाली रह गई है वो पोस्ट नेक्स्ट पोस्ट में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत, जिसे हम लोग छुआछूत एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारा एक समाज है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे लोग छुआछूत करते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में से। ठीक है, और कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन इन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकता, यानी कि हनन नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वॉयलेशन होता है, वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 18 पे आते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कि 18 में कहा गया है कि विद्या संबंधी क्या सेना संबंधी या छोड़िए, ठीक है, इन उपाधियों के अलावा कोई भी नागरिक अन्य देश से और कोई उपाधि धारित नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 19 आपका यही कहता है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर ओके